हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, एक सेकंड के लिए सीरियसली सोचो कि क्या होगा अगर एक दिन बिना किसी वार्निंग के तुम्हें एक मैसेज मिले, किसी और से नहीं, पास्ट से भी नहीं, बल्कि खुद तुमसे। बिकॉज एग्जैक्टली वही शो के साथ हुआ है इन मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 एपिसोड 6 में। और दोस्तों, ऑनेस्टली जितना ज्यादा तुम इसके बारे में सोचते हो उतना ही ज्यादा अनसेटलिंग लगता है। यहाँ ये सिर्फ एक वियर्ड टाइम मोमेंट नहीं है, बल्कि ये कुछ और है। और ये ऐसा लगता है जैसे टाइम खुद कोलैप्स हो रहा हो, अपने ऊपर ही फोल्ड हो रहा हो। तो दोस्तों, अब तक शो टाइम के साथ काफी कंट्रोल तरीके से खेल रहा था। एग्जिसमंडी जाओ, कुछ हफ्तों का एक्सपीरियंस लो और जब वापस आओ तो रियल वर्ल्ड में डिकेड्स बीत चुके होते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लीन रूल्स, ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल। लेकिन फिर जो एपिसोड 6 के एंडिंग में हुआ उसने सब कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि इस बार शो ने सिर्फ टाइम को एक्सपीरियंस नहीं किया, बल्कि उसने उससे इंटरेक्ट किया। और दोस्तों, ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल का डेंजर है। यहाँ जब तक तुम सिर्फ टाइम को ऑब्जर्व कर रहे हो तब तक तुम सेफ हो, लेकिन जैसे ही तुम उसे इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हो सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे नहीं लगता शो मल्टीपल टाइमलाइंस या अल्टरनेट रियलिटीज का रूट लेने वाला है। मतलब ये कोई मल्टीवर्स केओस नहीं बनने वाला जहाँ हर डिसीजन एक नई रियलिटी क्रिएट करे। इंस्टेड ये कुछ और है, कुछ ज्यादा कंट्रोल्ड, कुछ ज्यादा इनविटेबल, एक लूप। हाँ, एक परफेक्ट टाइम लूप। अब तुम इसको सोचो कि एग्जिसमंडी कोई नॉर्मल जगह नहीं है, बल्कि ये दो मैसिव फोर्सेस के बीच में एग्जिस्ट करता है। नीचे हॉलो अर्थ और ऊपर सरफेस वर्ल्ड। इतना प्रेशर, इतनी इंस्टेबिलिटी, और ये सिर्फ स्पेस को डिस्टॉर्ट नहीं करता बल्कि ये टाइम को भी डिस्टॉर्ट करता है। और फिर शो ने ऑलरेडी हिंट दिया था एक सब्टल कॉन्सेप्ट के थ्रू कि अगर तुम अर्थ से बहुत दूर जाओ तो तुम पास्ट देख रहे होगे, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने में टाइम लगता है। और ये सिर्फ एक कूल साइंस फैक्ट नहीं था, बल्कि दोस्तों ये एक फाउंडेशन था, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन लाइट के थ्रू टाइम में ट्रेवल कर सकती है तो एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या वो किसी और तरीके से ट्रेवल नहीं कर सकती? तो क्या होगा अगर शो का जो इम्पॉसिबल ट्रांसमिशन है वो एक्चुअली इम्पॉसिबल हो ही ना? क्या होगा अगर वो बस एक ऐसी सिस्टम फॉलो कर रहा हो जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? अब इमेजिन करो एक सिग्नल सेंड किया गया, नॉर्मली वो फ्यूचर की तरफ मूव करेगा, लेकिन एग्जिसमंडी के डिस्टॉर्टेड स्पेस में वो सीधा नहीं जाता, बल्कि वो बाउंस करता है, लूप होता है, वार्प होता है। और दोस्तों, इवेंचुअली वो वहीं पहुंचता है जहां उसे हमेशा पहुंचना था, बैक टू शो। और फिर सडनली जो इम्पॉसिबल लग रहा था वो रैंडम नहीं लगता, बल्कि वो इनविटेबल लगता है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी अब होने वाला है वो ऑलरेडी सेट है। और दोस्तों, यही हमें ले जाता है ऑपरेशन हावरग्लास की तरफ। यह 1960s में शो ने एक मिशन लीड किया था एग्जिसमंडी के अंदर, और हमें पता है कि उसकी टीम वाइप आउट हो गई थी और वो बेयरली बच के निकला। और दोस्तों, जब वो वापस आया तो उसके लिए कुछ हफ्तों का एक्सपीरियंस रियल वर्ल्ड में डिकेड्स बन चुका था। लेकिन फिर सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट क्या है कि उसे याद ही नहीं कि अंदर क्या हुआ, बिल्कुल क्लियरली नहीं, जैसे किसी ने उसकी मेमोरी का एक हिस्सा डिलीट कर दिया हो। और फिर जब भी कोई शो ऐसा करता है इसका मतलब होता है कि वो कुछ बड़ा हाइड कर रहा है, कुछ ऐसा जो लेटर रिवील होगा और सब कुछ चेंज कर देगा। अब दोस्तों, हमने ऑलरेडी ग्लिम्सेस देखे हैं, ब्रोकन ट्रांसमिशंस, पैनिक, शो भाग रहा है और वो किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक सवाल है, क्या वो अकेला था या कोई उसे गाइड कर रहा था? सोचो एक सिचुएशन कि शो कम्प्लीटली लॉस्ट है, इन्वायरमेंट अनस्टेबल है, टाइम रिलायबल नहीं है, और फिर अचानक एक वॉइस आती है, क्लियर, काम, फोकस्ड, उसे डायरेक्शन देती है, बताती है कि किधर जाना है, कैसे सरवाइव करना है। और दोस्तों, वो वॉइस किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की है। यहाँ फ्यूचर वाला शो पास्ट वाले शो को गाइड कर रहा है, लेकिन ये कोई अल्टरनेट वर्जन नहीं है, बल्कि ये सेम शो है, बस डिफरेंट टाइम पॉइंट पे। और दोस्तों, यही है लूप, और यही रीजन है कि वो सरवाइव करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सरवाइव कर चुका है। और जब वो फाइनली बाहर निकलता है तो उसकी मेमोरी इरेज हो जाती है। शायद साइड इफेक्ट, शायद प्रोटेक्शन, या शायद एग्जिसमंडी अलाउ ही नहीं करता कि तुम सब कुछ वापस ले जाओ। तो दोस्तों, ये टाइम ट्रेवल नहीं है, बल्कि ये टाइम का सेल्फ करेक्शन है। और अब जब एक साइड पे ये सब चल रहा है तो दूसरी साइड पे कुछ इक्वली मैसिव बिल्ड हो रहा है, कैट और केंटारो और उनका कनेक्शन टाइटन एक्स के साथ। अब यहाँ प्रीव्यू ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता, लेकिन कभी कभी जो नहीं दिखाया जाता वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और दोस्तों,
एक मेजर क्लू ऑलरेडी मिल चुका है कि टाइटन एक्स का एक और नाम है काई विलू। और ये कोई रैंडम नाम नहीं है, बल्कि ये रियल वर्ल्ड मैथोलॉजी से आता है। यहाँ उस मैथोलॉजी में काई विलू सिर्फ एक क्रिएचर नहीं है, बल्कि ये केओस का सिंबल है, फ्लड्स, डिस्ट्रक्शन, प्योर इम्बैलेंस। लेकिन फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, इसके साथ हमेशा एक और फोर्स होती है, ट्रेंट्रेन विलू, अपोजिट फोर्स, बैलेंस रिस्टोर करने वाली एंटिटी। और दोस्तों, अगर शो ये मैथोलॉजी फॉलो कर रहा है तो टाइटन एक्स पूरी स्टोरी नहीं है, यहाँ वो सिर्फ आधा हिस्सा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक और टाइटन एग्जिस्ट करता है, एक काउंटर फोर्स, एक ऐसा टाइटन जो स्पेसिफिकली इसे अपोज करने के लिए बना है। दोस्तों, आप सोचो, कैट और कैंटारो को इसकी डिस्कवरी हो जाती है, एंशिएंट कार्विंग्स, ब्यूरिड रिकॉर्ड्स, कुछ ऐसा जो कभी सरफेस पे नहीं आना था, और सडनली स्टेक्स चेंज हो जाते हैं। तो अब ये सिर्फ टाइटन एक्स को रोकने का गेम नहीं है, बल्कि ये बैलेंस का गेम है। और जब ये दोनों फोर्सेस टकराएंगे तब असली कन्फ्लिक्ट शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और ट्विस्ट है। यहाँ सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि टाइटन एक्स जा कहाँ रहा है, लेकिन शायद ये गलत सवाल है, और सही सवाल होना चाहिए कि वो मूव क्यों कर रहा है। और फिर नेचर में कोई भी मूवमेंट रैंडम नहीं होता। यूजुअली यहाँ दो रीजंस होते हैं, फूड या रिप्रोडक्शन। तो यहाँ फूड ऑब्वियस आंसर है, लेकिन बोरिंग भी, और रिप्रोडक्शन दैट चेंजेस एवरीथिंग, क्योंकि जब टाइटन्स इस इंस्टिंक्ट पे एक्ट करते हैं तो चीजें कंट्रोल से बाहर चली जाती है। और फिर दोस्तों, एक और डिटेल है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ टाइटन एक्स सफरिंग में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर नहीं लगता, बल्कि ये एक ऐसी एंटिटी लगती है जो पेन में है, जो शायद कुछ ढूंढ रही है, कुछ जो उसने लूज कर दिया। और फिर दोस्तों, सडनली हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, क्या ये विलन है या एक लॉस्ट क्रिएचर। और फिर दोस्तों आती है इजाबेल, और ऑनेस्टली यहीं से सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। यहाँ इजाबेल बैलेंस में बिलीव नहीं करती, वो को एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करती, बल्कि वो कंट्रोल में बिलीव करती है। और दोस्तों, ये डायरेक्टली मोनार्क के अगेंस्ट जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट अटैक नहीं करती, बल्कि वो स्मार्ट प्ले करती है। यहाँ वो कैंटारो को टारगेट करती है, और ये परफेक्ट मूव है, क्योंकि कैंटारो वनरेबल है, एंग्री है, ग्रीविंग है, और वो आंसर्स चाहता है। और जब इजाबेल उसके सामने सॉल्यूशन लेकर आती है तो दोस्तों, वो हेल्प नहीं है, बल्कि यहाँ वो मैनिपुलेशन है, क्योंकि कैंटारो के पास एक्सपीरियंस है। यहाँ उसने टाइटन्स को क्लोज से देखा है, और ये उसे वैल्यूएबल बनाता है। तो अब इमेजिन करो वर्स्ट केस सिनेरियो, दे डोंट जस्ट स्टॉप टाइटन एक्स, दे कंट्रोल इट। ये उसे वेपन बना देते हैं और उसे किसी और के अगेंस्ट यूज करते हैं, शायद उस काउंटर टाइटन के अगेंस्ट। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये रिजोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि ये डिजास्टर होगा, क्योंकि जैसे ही ह्यूमंस टाइटन्स को कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो नेचुरल बैलेंस ब्रेक हो जाता है, और जब बैलेंस ब्रेक होता है तो सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। तो दोस्तों, अब सिचुएशन ये है कि टाइम खुद लूप बन चुका है, एंशिएंट फोर्सेस अवेकन हो रहे हैं, और जो लोग कंट्रोल में हैं वो शायद सबसे बड़ा थ्रेट बनने वाले हैं। और फिर सबसे क्रेजी बात कि यहाँ फिनाले बस कुछ एपिसोड्स दूर है। तो अब तुम बताओ, क्या शो हमेशा से इस लूप का पार्ट था, या एग्जिसमंडी ने ये लूप क्रिएट किया, और टाइटन एक्स एक्चुअली क्या ढूंढ रहा है, और क्या तुम इजाबेल पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हो? क्योंकि दोस्तों, अब जो भी आने वाला है वो स्मॉल नहीं होगा, बल्कि वो सब कुछ चेंज कर देगा। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और साथ ही दोस्तों, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।